जय हिंद दोस्तों। हम क्लास 12 का एक फिजिक्स का पार्ट 1 का चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, जिसमें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, कूलम्ब्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल समझेंगे और टॉर्क वगैरह समझेंगे, मतलब बहुत सारी चीजें समझेंगे। तो हम लोग चालू करते हैं। और तो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक में सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज को समझेंगे। तो हमारा जो यूनिट है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो हमें सबसे पहले पढ़ना है वो पढ़ना है कूलम्ब्स लॉ। तो हम लोग जानेंगे कि कूलम्ब्स लॉ क्या है और ये कैसे काम करता है और ये कूलम्ब्स लॉ किसके लिए है। दरअसल कूलम्ब्स लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए लॉ है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मतलब दो चार्ज पार्टिकल के बीच में जो अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स काम करता है उसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए यदि कोई लॉ है तो वो है कूलम्ब्स लॉ। तो कूलम्ब ने अपना लॉ कैसे दिया इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। तो कूलम्ब ने ये कहा कि यदि यूनिवर्स में कहीं भी दो चार्ज रख दिए जाए, कुछ दूरी पर रख दिए जाए, हाँ दो चार्ज, एक Q1 है और एक Q2 है, दोनों हमसे मतलब एक दूसरे से R दूरी पर रख दिया। R क्या है तो दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस है, और Q1 Q2 क्या है तो ये चार्ज है। ओके, ये पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव व्हाटएवर कुछ भी हो सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कूलम्ब ने क्या कहा, कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है, तो ये कूलम्ब ने ये बताया कि इन्होंने दो बातें बताई। पहली बात इन्होंने ये बताई कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। ये तो उन्होंने पहली बात बताई कि भाई दो चार्जेस हैं, दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2। ये तो रिलेशन नंबर 1 हो गया, बहुत बढ़िया। दूसरी बात उन्होंने क्या बताई, दूसरी बात डिस्टेंस को लेकर बता दिया। तो दूसरी बात इन्होंने ये बताया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स is inversely proportional to square of distance between charges। बहुत बढ़िया बात है, बिटवीन टू चार्जेस ऐसे कह सकते हैं। तो बहुत आसान काम है, कोई दिक्कत नहीं, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल R का स्क्वायर। कितना आसान है, R है। ओके, ये जो कानून है ना, ये जो कानून है, इस कानून को हम इनवर्स स्क्वायर लॉ भी बोल सकते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ। बहुत शानदार। ये जो दूसरा वाला लॉ है इसको हम इनवर्स स्क्वायर लॉ कह सकते हैं। और जितने भी फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं वो कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। उनका नेचर कैसा होता है, कंजर्वेटिव। अब कंजर्वेटिव फोर्स क्या है अभी थोड़े हम समय में डिस्कशन करेंगे उस पर। ओके ओके, तो हमारे पास दो रिलेशन हो गए, एक ये रिलेशन हो गया, एक ये रिलेशन हो गई। ये दोनों बात कूलम्ब ने बताई, कूलम्ब ने यही दोनों बात बताई। तो अब क्या करेंगे कि कूलम्ब के तो दो स्टेटमेंट है और हमें इनको कंबाइन करना चाहिए। कंबाइन करेंगे तो एक सिंगल फॉर्मूला बनकर आएगा। तो हम दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन कर लेते हैं। तो जब दोनों स्टेटमेंट को हम कंबाइन करेंगे तो मिलेगा क्या कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बाई R का स्क्वायर। बहुत सुंदर बात है, बहुत अच्छी बात है। तो इसको अब हम लोग रिमूव करेंगे, ये प्रोपोर्शनल मार्क को, तो ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम कोई कांस्टेंट ले सकते हैं। इवन हम कांस्टेंट यहाँ पर k ले सकते हैं, Q1 Q2 बाई R का स्क्वायर। बहुत बढ़िया बात है। और होता क्या है कि k एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, तो k बराबर वैल्यू जो रखी जाती है वो रखी जाती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका न्यूमेरिकल वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁻⁹। अच्छा, इसकी यूनिट यदि निकालना है तो भाई न्यूटन इंटू मीटर का स्क्वायर और कूलम्ब इंटू कूलम्ब मतलब कूलम्ब का स्क्वायर डिवाइड हो जाएगा। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई
कूलाम का स्क्वायर। तो ये हो गई आपकी के की यूनिट, मतलब 1/4πε। तो ये तो ऐसे भी लिखा जा सकता है, या इसी बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं भाई साहब, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R का स्क्वायर। ये ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। लेकिन यदि आप ध्यान से देखें तो 4 पाई तो ये से तो हम परिचित हैं, एक नया चीज इसमें दिखाई दे रहा, और वो है एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट इवन इसको बोलते क्या, इसको पढ़ेंगे क्या, इसको पढ़ेंगे एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नॉट, ऐसा करके पढ़ सकते हैं। एप्सिलॉन नॉट इस तरीके से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके ओके। तो एप्सिलॉन नॉट क्या है, तो एप्सिलॉन नॉट दरअसल ये कुछ नई चीज, बड़ी चीज नहीं है। इसको बोलते क्या है कि परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस, फ्री स्पेस। और फ्री स्पेस का मतलब क्या है, एयर हो चाहे वैक्यूम, एयर चाहे वैक्यूम को हम दोनों में से किसी को या दोनों को हम फ्री स्पेस कहते हैं। फ्री स्पेस मतलब खाली जगह जहां पे कुछ ना हो। तो कुछ ना का मतलब हवा हो तो भी हम खाली मानेंगे, और वैक्यूम हो तो वो तो खाली है ही है, वो तो फिर उसमें बातें ही अलग है। ओके ओके। तो ये दरअसल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। परमिटिविटी क्या चीज है, परमिटिविटी क्या चीज है, तो परमिटिविटी में एक रूट वर्ड ध्यान से देखें तो छुपा है, और वो है परमिट। परमिट, परमिट मतलब परमिशन देना। तो किसको परमिशन देना, तो भाई साहब इन दोनों चार्ज के बीच में, दोनों चार्ज के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। आप ऐसे समझ सकते हो कि उस फोर्स को लगने की परमिशन देने वाली प्रॉपर्टी को ही हम परमिटिविटी कहते हैं। तो परमिटिविटी को यदि हम एक तरीके से समझें तो परमिटिविटी कुछ है नहीं। परमिटिविटी दरअसल क्या है कि इट इज प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। ये एक तरीके से प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम कह सकते हो, मीडियम। ओके। दैट अफेक्ट करती है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के मैग्नीट्यूड को प्रभावित करने वाली जो प्रॉपर्टी है मीडियम की, उसी को हम क्या बोलेंगे, परमिटिविटी कहेंगे। बहुत आसान काम है, कोई कठिन वाला बात नहीं है। ओके, बढ़िया बात। चले, तो इवन परमिटिविटी का जो हमारे पास जो है कि अलग अलग मीडियम के लिए परमिटिविटी अलग होती है, लेकिन यहाँ तो एप्सिलॉन नॉट वैक्यूम या एयर की परमिटिविटी मतलब फ्री स्पेस की है, तो इसका न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स होगा। तो न्यूमेरिकल वैल्यू इसका फिक्स होगा, तो ये बहुत आसान काम है। तो इसका न्यूमेरिकल वैल्यू निकालना हो तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट बराबर हमारे पास 9 × 10⁹ है न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलाम का स्क्वायर। तो हम यहाँ से इसका वैल्यू निकालें तो सॉल्व करके निकालेंगे, तो 1/4 इंटू 9 × 10⁹ हो जाएगा, ये यहाँ पर आएगा। तो ओके, और इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 8.85 इंटू 10⁻⁻12। यूनिट उल्टा हो जाएगा क्योंकि नीचे है, तो ऊपर जाएगा तो यूनिट भी पलट जाएगी, तो कूलाम का स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर का स्क्वायर। तो देखो, तो ये दरअसल जो परमिटिविटी का वैल्यू आ रहा है ये केवल फ्री स्पेस के लिए है। फ्री स्पेस मतलब एयर या फिर वैक्यूम के लिए है। यदि मीडियम बदल जाए, अलग अलग मीडियम हो, तो उसके लिए इसका वैल्यू भी बदल जाएगा, अलग अलग होगा। इसलिए कुछ जैसे बोर्ड के एग्जाम हम देने जाएंगे तो वहां पर इन सब कांस्टेंट के वैल्यू हमें पेपर के ऊपर लिखा हुआ ही मिल जाता है, तो उसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। इन कांस्टेंट से हमें कोई खास जो है कि दिक्कत नहीं होने वाली है। तो बस समझ लें, ये हमारे पास भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का हमारे पास फॉर्मूला है। इवन ये केवल अभी मैग्नीट्यूड को बताएंगे, मैग्नीट्यूड को, डायरेक्शन तो हम ऐसे भी समझ लेंगे। अब देखें होता क्या है, तो ये हमारे पास है। तो अब हम थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ते हैं, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर जो नोट कर सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अब हम लोग जरा और भी चीजों को देखेंगे, और ये देखेंगे कि इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे पहचाने कि कब अट्रैक्टिव है कब रिपल्सिव है। तो इसको पहचानना बहुत आसान है। इसको पहचानना इतना आसान है, जैसे आप देखो, एक चीज है भाई, यदि यहाँ पे कोई चार्ज Q1 है और कुछ दूरी पर कोई चार्ज Q2 है, तो दो बातें हैं। हम जानते हैं कि लाइक चार्ज जो होते हैं, लाइक चार्ज
हाँ, लाइक चार्जेस रिपेल टू ईच अदर, रिपेल टू ईच अदर मतलब लाइक चार्ज एक दूसरे में रिपल्सन फोर्स लगाते हैं भाई, लेकिन अनलाइक चार्ज, अच्छा लाइक चार्ज मतलब एक प्लस हो तो दूसरा भी प्लस हो, एक माइनस हो तो दूसरा भी माइनस हो, तो ऐसे को लाइक चार्ज बोलेंगे। लेकिन अनलाइक चार्ज जो होंगे, अनलाइक चार्ज, ओके, वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट टू ईच अदर, वो अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, ओके। तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे ना, अच्छा अनलाइक चार्ज मतलब कि एक प्लस हो तो दूसरा माइनस, या एक माइनस तो दूसरा प्लस, इस तरीके की बात है। तो ये तो हम चार्ज देखकर बहुत आसानी से बता देंगे कि अट्रैक्शन फोर्स लगेगा कि रिपल्सन लगेगा, बहुत आसान है। तो चार्ज देखकर बता देंगे, चार्ज देखकर बता देंगे, चार्ज देखकर। तो चार्ज का वैल्यू हमें मिल जाए तो बस हम बता देंगे अट्रैक्शन है कि रिपल्सन है। बहुत शानदार, ओके ओके। अच्छा अच्छा, एक चीज और कि यहां हमने देखा कि जो इसमें एप्सिलॉन नॉट है, ये दरअसल किसकी परमिटिविटी है, तो फ्री स्पेस की है। यदि 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 यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, यहाँ Q1 चार्ज हो और यहाँ पे Q2 चार्ज हो, और इन दोनों के बीच में यदि हम कोई मीडियम भर दें, कोई मीडियम भर दें, तो वहां पर ये परमिटिविटी बदल जाएगी, परमिटिविटी बदल जाएगी। तो यहाँ पर जो वैक्यूम की परमिटिविटी ले रहे हैं, अब वो इस मीडियम की परमिटिविटी लेंगे। मतलब यहाँ पर एक नया टर्म आ जाएगा, रिलेटिव परमिटिविटी। तो हम उसी टर्म को समझ लेते हैं, और वो टर्म है रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी। तो जरा समझने की कोशिश करेंगे कि ये रिलेटिव परमिटिविटी क्या चीज है। बहुत आसान चीज है, रिलेटिव परमिटिविटी बहुत बेसिक चीज है, ओके। इसको समझने के लिए बहुत सिंपल काम करते हैं, बहुत आसान है। देखो आप ध्यान से समझें, देखें, मान लो यहाँ पे चार्ज Q1 है और यहाँ पे चार्ज Q2 है, दोनों चार्ज हैं और इनके बीच का सेपरेशन मान लो R है, बहुत बढ़िया बात है। अच्छा, अब एक केस में इन दोनों चार्ज के बीच में हम फ्री स्पेस रखते हैं, बहुत शानदार, फ्री स्पेस रखते हैं। अच्छा, लेकिन यहां पर दूसरी केस में चार्ज वही है, दोनों Q1 और Q2 हैं। अच्छा, उनके बीच का सेपरेशन भी हमने वही रखा है, लेकिन अब क्या है कि अब इनके बीच में, दोनों चार्ज के बीच में हम कोई मीडियम डाल देते, कोई मीडियम, कोई मीडियम मतलब एयर या वैक्यूम को छोड़ के कुछ भी हो सकता है, या कपड़ा हो सकता है, मोम हो सकता है, वैक्स हो सकता है, लोहा, लकड़ी, वाटर, कुछ भी हो सकता है। हम खुद को भी अब इसके जगह पे रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। तो दो बातें हैं, एक फ्री स्पेस और एक मीडियम, बहुत बढ़िया बात है। तो फ्री स्पेस के लिए परमिटिविटी भाई एप्सिलॉन नॉट लगेगा, लेकिन मीडियम के लिए परमिटिविटी तो अलग होगा ना, अलग होगा। तो अलग होगा तो क्या होना है, तो भाई साहब इसमें परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट होनी है और इसमें परमिटिविटी एप्सिलॉनियम होनी है। बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। तो ये फ्री स्पेस की परमिटिविटी और ये किसी मीडियम की परमिटिविटी है। तो भाई किसी मीडियम की परमिटिविटी और फ्री स्पेस की परमिटिविटी का जो रेशियो होता है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई साहब, रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी का दूसरा नाम भी है जिसको हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कह सकते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, बहुत शानदार बात है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ओके वेरी गुड। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रिलेटिव परमिटिविटी को यदि डिनोट करना तो एप्सिलॉन आर से डिनोट करो, या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को डिनोट करना तो कैपिटल के से, और दोनों एक ही है, दोनों एक ही है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम किससे डिनोट करते हैं भाई साहब, कैपिटल के से, वाह ओके बढ़िया बात। अब आते हैं, ओके ओके। तो ये सब हमने समझा कि रिलेटिव परमिटिविटी कुछ है नहीं, बस ये है एप्सिलॉनियम बाई एप्सिलॉन नॉट, इसी को हम क्या बोलेंगे, रिलेटिव परमिटिविटी, ओके बढ़िया बात। इसका मतलब रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर हो चाहे कैपिटल के हो, इसका वैल्यू मिल गया आपको एप्सिलॉनियम बाई एप्सिलॉन नॉट, बहुत बढ़िया बात है, ओके बढ़िया बात। देखो अच्छा, ये तो बड़ा सिंपल सी बात है, इसका मतलब ये हुआ कि एप्सिलॉनियम बराबर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनटू एप्सिलॉन नॉट, बहुत बढ़िया बात है। एप्सिलॉनियम बराबर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनटू एप्सिलॉन नॉट, ओके ओके ओके। तो जरा एक चीज और देखते हैं, एक चीज और देखते हैं, एक चीज और देखते हैं। अच्छा,
यहाँ तो फ्री स्पेस है ना, तो फ्री स्पेस में फोर्स मान लेते हैं एफ नॉट है, तो एफ नॉट बराबर क्या करोगे भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट करोगे और Q1 Q2 बाई आर का स्क्वायर करोगे। अच्छा, इस केस में फोर्स क्या करोगे, एफएम मतलब फोर्स इन मीडियम बराबर 1/4 पाई, अब यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट नहीं, एप्सिलॉन एम मतलब मीडियम की परमिटिविटी, तो यहां पर हो जाएगा Q1 Q2 बाई आर का स्क्वायर। बहुत बढ़िया, ध्यान से समझो, ध्यान से आप समझेंगे बहुत मजा आएगा, बहुत इंटरेस्टेड है और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ये सबसे बड़ी बात है। तो ये चीज ध्यान से देखना है। तो अब एक काम करते हैं, एक काम ये करते हैं कि एफ नॉट में एफ एम से डिवाइड कर लेते हैं, या फिर देखो आप ऐसे देखो, तो एफ एम एक तरीका और दिखाते हैं, 1/f से इसके जगह पे ये वैल्यू डाल दो आप, ये वैल्यू डाल दो आप, तो मिलेगा क्या, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, मतलब वही है इसके जगह पे ये चीज Q1 Q2 बाई आर का स्क्वायर, ऐसा होना है। बहुत बढ़िया बात है। अच्छा, तो एक चीज तो समझ आया भाई कि ये पूरी कहानी मिल करके, ओके, ये पूरी कहानी मिल करके हो जाएगा क्या, एफ नॉट, और ये क्या हो गया के, और एफ नॉट क्या है, तो एफ नॉट दरअसल तब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जब दोनों चार्ज के बीच में फ्री स्पेस हो, वो तो एक तरीके से कांस्टेंट वैल्यू दिखा देगी। तो यहां से समझ आया कि फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब कि यदि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब रिलेटिव परमिटिविटी, यदि दो चार्जेस के बीच में जो मीडियम है, यदि उसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यदि बढ़ेगी तो फोर्स क्या होगा, घटेगा। तो इसके लिए कुछ हमें एक मोटा मोटा आइडिया लगा लेना है और कुछ वैल्यू समझ लेनी है। देखो आप ध्यान से समझें, ध्यान से क्या समझें यहां पर कि हाँ, फोर फ्री स्पेस, या फ्री स्पेस का मतलब वही कहानी है, एयर या फिर वैक्यूम, फॉर फ्री स्पेस जो के का वैल्यू होता है वो होता है 1। ओके, फ्री स्पेस का वैल्यू कितना होता है, फ्री स्पेस में के का वैल्यू 1। फॉर एनी मीडियम, फॉर एनी मीडियम, कोई भी मीडियम हो, कोई मीडियम, तो के का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा, एक से बड़ा होता है, एक से बड़ा। और यदि फॉर मेटल हो जाए, फॉर मेटल, तो उस केस में के का वैल्यू लगभग क्या हो जाता है, इनफाइनाइट, मतलब बहुत बढ़ जाता है। भाई देखो, फ्री स्पेस के लिए के का वैल्यू 1, के का वैल्यू 1 होने का मतलब है कि एप्सिलॉन एम और एप्सिलॉन नॉट दोनों क्या होंगे, यहाँ पे बराबर हो जाएंगे। ओके, अच्छा, के का वैल्यू 1 से बड़ा होने का मतलब क्या है, तो के का वैल्यू कितना है भाई साहब, एप्सिलॉन एम बाई एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब है कि जो एप्सिलॉन एम है बाई एप्सिलॉन नॉट है वो ग्रेटर देन क्या है, 1 है। मतलब ये हुआ कि जो है एप्सिलॉन एम ग्रेटर देन एप्सिलॉन नॉट, मतलब फ्री स्पेस को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब मीडियम के लिए जो उसकी परमिटिविटी होगी फ्री स्पेस वाले से ज्यादा होगी, सिंपल बात है। अच्छा, अच्छा, यहां पर देख लें, तो इस केस में अब देखें, तो इस केस में क्या होना है कि मेटल हो जाए तो के का वैल्यू इनफाइनाइट, के का वैल्यू इनफाइनाइट का मतलब एप्सिलॉन एम बाई एप्सिलॉन नॉट बराबर इनफाइनाइट। अच्छा, तो उस केस में यदि आप एप्सिलॉन एम निकालते हो तो इसका मल्टीप्लाई कर लोगे तो भी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, मतलब बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, सिंपल बात है। अच्छा, इससे रिजल्ट क्या निकलना है, इससे रिजल्ट क्या निकलना है, रिजल्ट ये निकलना है कि मान लो हमने एक मेटल ले लिया है, मेटल है ये क्या है भाई, मेटल, बहुत शानदार, ये मेटल है। ओके, ये मेटल है, मेटल में मान लो हम यहाँ पे इसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन है और इससे कुछ आर दूरी पर दूसरा इलेक्ट्रॉन है, बहुत बढ़िया, चूंकि दोनों माइनस माइनस हैं तो इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन लगना है, तो रिपल्सन लगेगा मतलब ये दोनों एक दूसरे को धक्का देने की कोशिश करेंगे, रिपल्सन फोर्स लगेगा, ठीक है, तो रिपल्सन लगेगा, ये तो बात पता चली गया। लेकिन भाई साहब ये रखे किस में है, मेटल में रखे हैं, उसके लिए के का वैल्यू क्या होता है, इनफाइनाइट, के का वैल्यू क्या होता है, इनफाइनाइट। इसका मतलब हम जानते हैं
जब k का वैल्यू इनफाइनाइट, अच्छा F बराबर F इन मीडियम बराबर क्या होता है, वैक्यूम में फोर्स और बाई में k। भाई साहब k का वैल्यू इनफाइनाइट हो गया, इनफाइनाइट से डिवाइड करेंगे मतलब Fm बराबर हो जाएगा F नॉट बाई में इनफाइनाइट, आंसर हो जाएगा 0। इसका मतलब है कि ये कंडक्टर जो मेटल है, मेटल में सारे इलेक्ट्रॉन बगैर किसी इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के मूव करेंगे, फ्लो करेंगे, गति करेंगे। यही अच्छा उन्हीं के गति के वजह से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। बहुत सिंपल बात है। ओके ओके चले ठीक है। तो ये चीज आप लोग स्क्रीन पॉज करके नोट करना हो तो कर लो और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके बढ़िया बात, ठीक है, मस्त बात है। ओके तो ये हम लोगों ने लगभग कुछ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पर बात समझा, रिलेटिव परमिटिविटी वगैरह समझ लिया, और कूलम्ब्स लॉ का क्या है ये भी हम लोगों ने समझ लिया। अब जरा देखते हैं कुछ और नई बातें यहां से सीखेंगे। नई बात क्या सीखनी है, तो नई बात में हम लोग सीखेंगे ओके प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ये देखेंगे। हाँ प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजीशन, देखें बहुत सामान्य बात है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन, अरे भाई सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन का मतलब ये होता है कि एक दूसरे पर ओवरलैप कर जाना, मतलब ऐड हो जाना, चिपक जाना, जुड़ जाना, ये सब मतलब होता है सुपरपोजिशन का। तो सिंपल बात है, ये सुपरपोजिशन समझ लेते हैं क्या है। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है, जैसे आप देखो ध्यान से देखो, मान लो कि यहाँ पे हमने कोई चार्ज रख दिया है, कोई चार्ज रख दिया है Q नॉट। ओके कोई चार्ज रख दिया है Q नॉट। अब हम इसके अगल बगल बहुत सारे चार्ज रख देते हैं, यहाँ Q1 रख देते हैं, यहाँ Q2 रख देते हैं, और यहाँ Q3 रख देते हैं। ओके और ऐसे करके यहाँ पर Qn रख देते हैं, क्या दिक्कत है। तो देखो ये हमने बहुत सारे चार्ज रख दिए, ये तो हमें पता है कि हर एक चार्ज पर बहुत सारे मल्टीपल चार्ज फोर्स लगा रहे होंगे। जैसे अच्छा हमसे कोई कह रहे कि भाई तुम्हें Q नॉट पे फोर्स निकालना है, तो हमें Q नॉट पे फोर्स निकालना है, तो ऐसे केस में हम ये देखेंगे कि जिस चार्ज पर हमें फोर्स पूछ रहा है उस चार्ज पर कौन कौन से चार्ज फोर्स लगा रहे हैं। सबसे पहले क्या देखना है, ये देखना है कि जिस चार्ज पर हमसे फोर्स पूछ रहा है उस चार्ज पर कौन कौन से चार्ज क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। तो भाई हमें Q नॉट पे निकालना है, तो Q नॉट पे कितने चार्ज फोर्स लगा रहे हैं, तो एक Q1 लगा रहा है, Q2 लगा रहा है, Q3 लगा रहा है, ऐसे करके Qn लगा रहे हैं। बहुत सारे हो सकते हैं, 4, 5, 20, 25 करोड़, ओके कुछ भी हो सकता है। तो ये सारे के सारे फोर्स लगा रहे हैं। अच्छा अब क्या करेंगे कि सब चार्ज मान लेते हैं पॉजिटिव है, सब चार्ज क्या है पॉजिटिव, तो सब के सब इस पर रिपल्सन लगाएंगे। अच्छा तो मान लो ये वाला इस पर F1 वेक्टर F1 इधर की तरफ लगाया, हाँ एक डायरेक्शन भी होगी। ओके ये इस पर इधर के तरफ मान लो वेक्टर F2 लगा रहा है, ये इधर के तरफ सपोज करो वेक्टर F3 लगा रहा है, बहुत बढ़िया बात है। ये ऐसे करते करते इधर के तरफ वेक्टर Fn लगा रहा है। तो भाई साहब यदि हमें टोटल इस पे फोर्स निकालना हो तो क्या करें, तो देखो अब क्या है, टोटल फोर्स निकालेंगे तो सारे फोर्स को ऐड कर देंगे, वो भी वेक्टर के फॉर्म में। तो मतलब एक पॉइंट पर बहुत सारे फोर्स का आकर चिपक जाना, ऐड हो जाने को हम सुपरपोजिशन कहते हैं। चूंकि ये एक कॉन्सेप्ट है इसलिए हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कह सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये कहता है कि F टोटल मतलब वेक्टर F टोटल बराबर यही होगा वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 प्लस वेक्टर F3 और प्लस वेक्टर ऐसे करते करते प्लस वेक्टर Fn, नो प्रॉब्लम, बहुत बढ़िया बात है। मतलब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को डिफाइन करना हो तो ऐसे लिख देंगे
कि ऐसे लिख देंगे कि हाँ, इट स्टेट्स दैट टोटल फोर्स ऑन एनी इंडिविजुअल चार्ज is equal to सम वेक्टर सम। हाँ, कौन सा सम? वेक्टर सम। हाँ, वेक्टर सम, वेक्टर के साथ रहना चाहिए ऑफ ऑल फोर्सेस, बस काम खत्म। ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन तो यही तो बताता है कि किसी चार्ज पर, किसी पर्टिकुलर चार्ज पर बहुत सारे चार्ज यदि फोर्स लगा रहे हैं तो उस पर्टिकुलर चार्ज पे टोटल फोर्स निकालना है तो सारे चार्ज को वेक्टर के फॉर्म में ऐड कर दो तो वो टोटल फोर्स निकल आएगा। ये तो ठीक है, इसमें कोई बहुत खास बात नहीं है, लेकिन असली में एक और लॉजिक हम लोग यहाँ देखते हैं। लॉजिक ये देखते हैं कि यदि ये तो अभी भाई वेक्टर फॉर्म में हो गया, लेकिन हमसे मैग्नीट्यूड पूछ दे तब क्या करें? मैग्नीट्यूड पूछ दे तब क्या करें? तो ऐसे केस में हम कुछ लॉजिक यहाँ लगाएंगे। देखो, जैसे आप देखो, एक हम यहाँ पे एक 3 चार्ज का एक सिस्टम लेते हैं। यहाँ पर चार्ज मान लो Q1 है और यहाँ पे चार्ज कौन है बाबू? Q2 है और यहाँ पे चार्ज Q3 है। ये डिस्टेंस, यहाँ से ये डिस्टेंस R12 मतलब डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q2। ओके, ये R13 और R23, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया बात है। यदि हमसे कहे कि इस तुम्हें Q1 पे नेट फोर्स निकाला, मतलब Q1 पे नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना, मैग्नीट्यूड तो कैसे करें? मैग्नीट्यूड निकालना है तो कैसे करें? तो बहुत बढ़िया बात है, सारे पॉजिटिव चार्ज तो हमें गिवन रहेंगे, चार्ज का साइन तो पहले से पता रहेगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। साइन के हिसाब से डायरेक्शन सेट कर देंगे, अट्रैक्शन की रिपल्सन है और बड़े सब प्लस है। तो पहले हमें किस पर निकालना है? हमें Q1 पे निकालना है। तो Q1 पे निकालना है तो देखेंगे कौन कौन से फोर्स लगा रहे हैं। तो Q1 पे Q2 भी लगा रहा है और कौन लगा रहा है? Q3 भी लगा रहा है। सब रेबर देखो, Q2 इधर की तरफ लगाएगा, मान लो ये F1 लगा रहा है, वेक्टर F1, और ये लगा रहा है इस पे वेक्टर F2। बहुत बढ़िया बात है, लगा रहा है ऐसे। भाई साहब, दोनों फोर्स के बीच का एंगल क्या है? थीटा है। तो दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो कैसे जाएगा? तो रिजल्टेंट ये वाला रहेगा, ये F रिजल्टेंट, वेक्टर F रिजल्टेंट, वेक्टर F रिजल्टेंट। अच्छा, बहुत बढ़िया बात है। तो यहां से यदि आपको वेक्टर F रिजल्टेंट की बात करें तो वेक्टर F1 प्लस में क्या हो जाएगा? वेक्टर F2। लेकिन मॉड ऑफ वेक्टर F रिजल्टेंट की बात करें, मैग्नीट्यूड की बात करें, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स की बात करें तो क्या करें? तो उस केस में ये वाला कॉन्सेप्ट पैरेललोग्राम वाला लगाएंगे, ऐसे कि F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 और यहां हो जाएगा कॉस में थीटा, जहां पे थीटा इन दोनों फोर्स के बीच का एंगल है। मतलब थीटा क्या है? तो दोनों फोर्स के बीच का एंगल है। थीटा क्या है? थीटा इक्वल टू एंगल बिटवीन F1 एंड F2। बहुत बढ़िया बात है भाई, देख लो F1 और F2 के बीच का एंगल थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब भी हमें किसी पर्टिकुलर चार्ज पे नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड पूछे तो हम इस तरीके से काम करेंगे। अच्छा, डायरेक्शन पूछेगा तो अभी डायरेक्शन पर भी हम लॉजिक लगा लेंगे। यदि डायरेक्शन पूछता है तो क्या करें? तो डायरेक्शन पूछता है तो बिल्कुल हम अपना पैरेललोग्राम वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। ओके, तो आते हैं, थोड़ा सा इसको देखते हैं। पैरेललोग्राम वाला कॉन्सेप्ट यहाँ लगा लेंगे तो कैसे होगा। डायरेक्शन यदि पूछे हमसे तो क्या करें? तो सिंपल बात है, जैसे भाई मान लो यहाँ पे कोई पर्टिकुलर चार्ज है और इस पर एक फोर्स इधर के तरफ लग रहा है और एक फोर्स इधर के तरफ लग रहा है और दोनों फोर्स के बीच का एंगल क्या है? थीटा है। तो हम ये तो जानते हैं कि इन दोनों फोर्स का जो रिजल्टेंट होगा वो कौन होगा। तो इनसे जो पैरेललोग्राम बनेगा उस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा वही होगा।
वही होगा, यही होगा वेक्टर एफ रिजल्टेंट, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई साहब वेक्टर एफ रिजल्टेंट जो है वो वेक्टर F2 से कोई ना कोई एंगल बना के जा रहा है ना, अल्फा। अब यही अल्फा एंगल इस रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन बताएगी। डायरेक्शन में यहाँ पे ईस्ट वेस्ट से नहीं मतलब होता है, यहाँ पर डायरेक्शन मतलब एंगल से होता है, एंगल से मतलब है एंगल से। ओके, तो अब डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करें, उसके लिए बहुत सिंपल बात है। डायरेक्शन निकालने के लिए मैंने अल्फा निकालने के लिए क्या करें, तो अल्फा निकालने के लिए कुछ करना नहीं है, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं, यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। भाई साहब ये वाला देखें, ये वेक्टर F1 है, तो वही तो चीज यहाँ भी है, पैरेलल है, तो वेक्टर F1 ये भी है, वेक्टर F1 ये भी है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये पूरा थीटा है, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, ये भी थीटा हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा। तो दो कंपोनेंट निकल रहे हैं देखो, तो एक कंपोनेंट ये देखो, हाँ ये देखिए, ये मान लो कोई पॉइंट मान ले, तो O मान लेते हैं, ये A मान लेते हैं, ये B मान लेते हैं, ये C मान लेते हैं, ये D मान लेते हैं। तो पहले आप ये वाला कंपोनेंट निकालो, BC निकालो। तो BC कैसे निकलेगा, F1 sin थीटा निकलेगा। BC क्या निकलेगा, F1 sin थीटा। और CD क्या निकलेगा, तो ये को बेस है, तो cos थीटा, F1 cos थीटा। बहुत बढ़िया बात है। ओके, आपको क्या निकालना है, अल्फा। तो आप ध्यान से देखो, तो OBC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्यों, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल है, बहुत बढ़िया बात है। तो वहां पर आप tan अल्फा का कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। तो डियर फोर, यहाँ पे बात करेंगे फॉर डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। ओके, कैसे लगाओगे भैया, ऐसा हो तो इस तरीके का सेटअप करके, यही चीज यदि यहां उतारना हो ना, तो ऐसे ही समझ लो ना, ऐसे ही पलट के समझ लो, यहां से एंगल अल्फा हो जाएगा, क्या दिक्कत है, कोई समस्या नहीं है। तो इसको जरा देख लेते हैं। तो देखो, तो tan अल्फा बराबर परपेंडिकुलर बाय बेस होगा, तो F1 sin थीटा बाई F2 प्लस F1 cos थीटा, बिल्कुल ये वाला पूरा बेस हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले से हम लोग अल्फा का वैल्यू निकाल लेंगे। टेक्निक क्या है, ध्यान से देखें, ये अल्फा कौन से फोर्स से एंगल है, तो F2 से। तो जिस फोर्स से एंगल अल्फा निकालना है, वो फोर्स यहां अकेले होना चाहिए, वो फोर्स यहां अकेले होना चाहिए। अच्छा, तो जब ये अकेले हो गया, तो भाई हम जानते हैं कि tan का मतलब होता है साइन बाई कास, साइन ऊपर रहेगा, नीचे कॉस रहेगा, तो साइन ऊपर नीचे कॉस, बहुत बढ़िया बात है। तो जिस जिस फोर्स से हमें एंगल निकालना है, वो अकेले यहां रहेगा, अकेले। फिर tan है, तो ऊपर जो बचा हुआ फोर्स है, जैसे F2 यहां हो गया, तो F1 ही बचा, तो F1 sin थीटा ऊपर, F1 cos थीटा नीचे, बस सिंपल बात है। यहां से इसे सॉल्व करके हम लोग अल्फा का वैल्यू भी बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे जैसे एक एग्जांपल ले सकते हैं, एक एग्जांपल देखो, ये देखो, ये 10 न्यूटन का फोर्स है, और ये भी 10 न्यूटन का फोर्स है, दोनों के बीच में थीटा है 60 डिग्री। अब ये तो सिंपल बात है, ये तो हम जान ही रहे हैं कि जो रिजल्टेंट होगा वो यहाँ से पैरेललोग्राम बनाएंगे, और यही तुम्हारा रिजल्टेंट होगा। रिजल्टेंट यहाँ से अल्फा एंगल बना रहा है, हमें अल्फा चाहिए, तो देखो अल्फा कैसे निकलेगा, तो tan अल्फा। अब ध्यान से देखो, हमने हमने जो अल्फा एंगल लिया वो इससे लिया, इस वाले से लिया, तो इस वाले को अकेले यहाँ रखेंगे, तो देखो, तो बचा इसका कंपोनेंट, तो tan sin थीटा मतलब 60 डिग्री, और ये अकेले 10 रखेंगे यहाँ, 10 cos 60 डिग्री रख देंगे, बहुत बढ़िया बात है। तो tan अल्फा बराबर हो गया sin 60 का वैल्यू 10 इंटू √3/2, बहुत सुंदर बात है। 10 प्लस 10 cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, बहुत बढ़िया। तो ध्यान से देखिए, छमाछम हो गया, तो 5√3 हो गया भैया, और यहाँ पर ध्यान से देखिए ये छमछम हो गया, तो 15 हो गया, 5 से 15, तो ये होगा 1/√3। अब देखो 1/√3 tan में कितने का वैल्यू है, तो tan अल्फा का वैल्यू आया है 1/√3। 1/√3 भाई साहब tan 30 डिग्री का वैल्यू है, इसका मतलब tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री होगा, तो यहाँ से अल्फा बराबर हो जाएगा 30 डिग्री, ये है आपका, ये है। तो ये था हमारा
फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला, और ये था हमारा फोर्स का डायरेक्शन निकालने का, नेट फोर्स का डायरेक्शन निकालने का फॉर्मूला। तो यहाँ हम लोगों ने ये चीज सीखा। ओके ओके, इस पर हम एक आध एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, कुछ क्वेश्चन भी ले लेते हैं, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा कि क्या यहाँ पे लॉजिक है। बिल्कुल आसान है, यहाँ पे आसान बिल्कुल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलो भैया देखते हैं क्या स्थिति। तो कुछ क्वेश्चन लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल। ओके, कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्या होता है देखते हैं, देखते हैं। जैसे यहाँ पर एक चार्ज लेते हैं और एक चार्ज यहाँ लेते हैं, एक चार्ज यहाँ लेते हैं, और ये सोचो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। ये ए है, बी है, ये सी है, यहाँ भी चार्ज क्यू बैठा दिया, यहाँ भी चार्ज क्यू, यहाँ भी चार्ज क्यू, सब पॉजिटिव चार्ज है। बहुत बढ़िया, सब कैसे चार्ज है? पॉजिटिव है। ओके, साइड लेंथ इनकी हम लोग आर ले लेते हैं, आर ले लेते हैं, आर ले लेते हैं। हमसे क्या पूछ रहा है कि फाइंड मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन क्यू एट कार्नर ए वाले कार्नर पे जो चार्ज है उस चार्ज पे नेट फोर्स निकालना है। ए वाले कार्नर पे जो चार्ज है उस चार्ज पे अपने को नेट फोर्स निकालना है। तो देखते हैं कैसे। जिस चार्ज पर नेट फोर्स पूछेगा उस चार्ज पर ये देख लेना है कि कौन कौन से चार्ज फोर्स लगा रहे हैं। तो देखो भैया, ये देखते हैं, तो हमें ए वाले पे पूछ रहा है तो ये वाला लगाएगा, ये वाला लगाएगा। तो देखो ये वाला भी इधर के तरफ लगाएगा रिपल्सन, तो मान लो F1 है, और ये वाला भी इधर के तरफ लगाएगा रिपल्सन, मान लो F2 है। अब जरा ध्यान से आप देखो तो F1 और F2 दोनों बराबर भी आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये भी कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। बहुत बढ़िया बात है, एक बिलेटरल ट्रायंगल है तो ऐसा हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट बिल्कुल ऐसे जाएगा, एफ रिजल्टेंट, एफ रिजल्टेंट। तो क्या करना है, तो एफ रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो भाई साहब F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर और प्लस 2 F1 F2, और यहाँ पर क्या कर लेंगे? cos थीटा, यही तो फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखो सारा वैल्यू रख लो। तो ध्यान से देखो F1 और F2 दोनों बराबर ही आएंगे। कैसे? F1 के Q1 इंटू Q2, तो Q Q दोनों सेम, Q का स्क्वायर, भाई क्या हो जाएगा बाबू? दूरी R का स्क्वायर। F2 बहुत बढ़िया, के Q इंटू Q, Q का स्क्वायर, डिस्टेंस में R का स्क्वायर। तो दोनों तो बराबर ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है, दोनों बराबर है। बहुत बढ़िया बात है। चलो ठीक है, देखते हैं। तो FR का मतलब हो जाएगा के क्यू का स्क्वायर बाई आर का स्क्वायर प्लस के क्यू का स्क्वायर बाई आर का स्क्वायर प्लस 2 F1 इंटू F2, मतलब फिर से वही स्क्वायर हो जाएगा। तो के क्यू का स्क्वायर बाई आर का स्क्वायर हो जाएगा, और इसका भी स्क्वायर। ओके, हाँ देखिए एक मिनट। तो ऐसा करके कुछ हुआ, और cos कितना डिग्री है? cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट 1/2 रखते हैं, ये छमाछम हो गया। तो आंसर हो गया, ध्यान से देखें, FR बराबर √3 इंटू के क्यू का स्क्वायर बाई आर का स्क्वायर। जिसका स्क्वायर हो जाता है उसको बाहर निकाल लेंगे, तो FR का मतलब हो जाएगा √3 इंटू के क्यू का स्क्वायर बाई आर का स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे, तो कोई यहाँ पे दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे करके बहुत सारे सॉल्व करे जा सकते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो एक और एग्जांपल, हम लोग लेंगे, और वो एग्जांपल कैसा रहेगा? ऐसे एक और एग्जांपल है, ये देखो, ये एक स्क्वायर नुमा स्ट्रक्चर है। मतलब यहाँ पर
ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। चारों कॉर्नर पे हम सेम चार्ज बैठा देते हैं, क्यू क्यू क्यू। ओके, साइड लेंथ हम आर वापस से ले लेते हैं, आर ले लेते हैं, आर ले लेते हैं, आर ले लेते हैं। हमसे पूछ रहा है कि ए वाला कॉर्नर पे, चाहे मतलब किसी भी फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स ऑन एनी वर्टेक्स। किसी भी वर्टेक्स पे आप नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। तो सिंपल है, किसी भी अपने मन से। क्यों किसी भी बोल रहा है? क्योंकि सब पर चार्ज सेम है और डिस्टेंस भी सेम है, तो सब पर किसी भी कॉर्नर पे जो नेट फोर्स होगा सब पर बराबर रहेगा, तो इसलिए वो किसी पर पूछा जा सकता है। तो कैसे निकालें? तो इसके लिए मान लो हम बी वाले पे निकालते हैं। तो बी वाले पे देखेंगे कि कौन कौन चार्ज फोर्स लगा रहा है। तो बी वाले पर भाई साहब ये वाला भी लगाएगा, ये वाला सब लगाएंगे। तो अच्छा, तो ये वाला मान लो इधर की तरफ लगा रहा है एफ, और ये वाला भी लगाएगा एफ। ओके, अच्छा दोनों एफ एफ बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि चार्ज का पेयर और डिस्टेंस, चार्ज का पेयर और डिस्टेंस बराबर है, तो दोनों फोर्स भी बराबर। लेकिन ये बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है, ये ऐसे जाएगा। तो ये मान लो एफ डैश हो गया, एफ डैश। तो एफ डैश अलग होगा। अच्छा, दोनों एफ और एफ के बीच में एंगल 90। तो एक तो एफ और एफ का रिजल्टेंट भी इसी पर जाएगा, एफ आर जाएगा। तो भाई साहब नेट फोर्स यदि निकालें, नेट फोर्स ऑन बी वाले पे नेट फोर्स, तो क्या करोगे भाई? एफ नेट का मतलब यही एफ आर प्लस एफ डैश, रिजल्टेंट फोर्स इन दोनों का और एफ डैश, दोनों को लीनियर जोड़ देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। बहुत आसान है। तो यहां से निकालेंगे एफ नेट। पहले एफ आर तो निकाल लो भाई, इन दोनों का रिजल्टेंट। तो क्या करोगे आप? एफ का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर प्लस 2 एफ इंटू एफ, मतलब एफ का स्क्वायर और कॉस 90 डिग्री। बहुत बढ़िया। अच्छा, प्लस एफ डैश, एफ डैश का मतलब इस वाले चार्ज की वजह से फोर्स है, तो यहां से यहां तक डिस्टेंस निकालोगे अंडर 2 आ रहेगा, क्योंकि ये डायगोनल है स्क्वायर का। तो यहां से हो जाएगा k इंटू क्यू, क्यू का स्क्वायर बाई डिस्टेंस कितना हो जाएगा? √2r का स्क्वायर। बहुत बढ़िया, सारा वैल्यू डाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका ये तो cos 90 का वैल्यू 0, ये पूरा टर्म छमाछम हो जाएगा। ये √2f आएगा। और f क्या है? किसी भी एक साइड के द्वारा फोर्स, प्लस k क्यू का स्क्वायर बाई 2r का स्क्वायर हो जाएगा। तो ध्यान से देखो, √2 इंटू के क्यू का स्क्वायर बाई आर का स्क्वायर प्लस के क्यू का स्क्वायर बाई 2r का स्क्वायर। तो यहाँ पे कॉमन वगैरह लिया जा सकता है। तो के क्यू का स्क्वायर बाई आर का स्क्वायर कॉमन, तो √2 प्लस यहाँ पे क्या बचेगा? 1/2। तो या ऐसे भी लिख सकते हैं कि के क्यू का स्क्वायर बाई 2 कॉमन, तो आर का स्क्वायर यहाँ बच जाएगा 1 + 2√2। बस खेल खत्म। बस ऐसे ही तो लगाना है। तो इस तरीके से तमाम क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किए जा सकते हैं। ऐसे और भी सवाल बन सकते हैं, ओके। और क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं? और क्वेश्चन बनाने हो तो आप ऐसे बना सकते हैं, बहुत सारे सवाल बना सकते हैं कि भाई देखो, हमारे पास एक स्क्वायर है, ओके, यहाँ पे चार्ज क्यू है, यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे माइनस क्यू है और यहाँ पर भी माइनस क्यू है, और इसके ये साइड लेंथ देखो आर है, स्क्वायर है, आर है, और इसके सेंटर में कोई चार्ज मान लो कैपिटल क्यू है, और हमसे पूछ दिया कि तुम सेंटर वाले कैपिटल क्यू पे नेट फोर्स निकालो। सिंपल है, कुछ नहीं करना है, बस फटाफट एरो दिखाकर, डायरेक्शन दिखाकर के सेट कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे? तो अब देखो, ये सब प्लस है, ये भी प्लस है, ये दोनों माइनस है, तो देखते हैं किधर की तरफ लगेगा। भाई साहब हमको इस पे कैपिटल क्यू पे चाहिए, तो कैपिटल क्यू पे चाहिए तो इसके द्वारा फोर्स लगेगा रिपल्सन इधर की तरफ, मान लो F1, इसके द्वारा फोर्स लगेगा इधर की तरफ, मान लो F2। अच्छा ध्यान से देखो, तो F1 और F2 दोनों बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? क्योंकि ये चार्ज और ये चार्ज का पेयर, ये चार्ज और ये चार्ज का पेयर सेम, और ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस भी सेम।
तो ये फोर्स भी दोनों सेम, तो एफ एफ कर लें, कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पे। अच्छा, तो अब बात रह गई कि यहां से ये माइनस है, ये माइनस है, तो ये माइनस और ये प्लस है, तो यहाँ तो अट्रैक्शन लगेगा, तो इसके वजह से जो फोर्स लगेगा वो भी इधर ही लगेगा। और वो भी ध्यान से देखो, अच्छा ये अब ये देखो एफ डैश कर लेते हैं, और ये भी इस पे फोर्स लगाएगा इधर ही की तरफ, ये भी एफ डैश कर लेते हैं, एफ डैश। अच्छा ध्यान से देखो तो ये दोनों एफ डैश बराबर ही तो है। कैसे बराबर है? क्योंकि इस ये माइनस क्यू प्लस क्यू, माइनस क्यू प्लस क्यू चार्ज का पेयर, ये डिस्टेंस दोनों सेम, तो फोर्स भी दोनों सेम, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इवन एफ और एफ डैश भी बराबर होंगे, एफ और एफ डैश भी बराबर होंगे, तो क्या होगा कि यहां से ध्यान देखो, तो एफ बराबर क्या होंगे, एफ डैश, मैग्नीट्यूड में तो होंगे ही होंगे। कैसे? कैसे? क्योंकि बस ये चार्ज का नेचर ना अलग है, नेचर अलग होने के कारण हमने डायरेक्शन दिखा दिया ना, एरो से जब हम दिखा देंगे डायरेक्शन ना, तो साइन लेने की वहां पे कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो फटाफट देखें, तो इसका मतलब इधर के तरफ 2f फोर्स लग जाएगा, और इधर के तरफ भी 2f लग जाएगा, 2f लग जाएगा। तो क्या हुआ? ओहो, तो इनका रिजल्टेंट इधर ही तो हुआ, तो f रिजल्टेंट बराबर, ध्यान से देखें, रूट में 2f का स्क्वायर प्लस 2f का स्क्वायर, ओके, हाँ, प्लस में 2 इंटू 2f इंटू 2f, ओके, और कॉस में अच्छा यहाँ पे एंगल कितना होगा भाई, 90, हाँ बिल्कुल होगा। तो cos 90 की वैल्यू 0, ये पूरा टर्म छमाछम हो गया, तो एफ आर बराबर हो गया भाई, इसका स्क्वायर हो गया, तो ध्यान से देखो, अंडर रूट 2 इंटू 2f होएगा, 2f होएगा, तो मतलब 2 रूट 2 एफ, एफ का मतलब किसी एक पेयर के द्वारा फोर्स, तो 2 रूट 2 इंटू के, क्यू इंटू कैपिटल क्यू, और दूरी कितनी होगी, दूरी ये पूरा डायगोनल का आधा, ये दूरी पूरा डायगोनल का आधा, तो पूरा डायगोनल होती है अंडर 2 आर, तो इसका आधा करेंगे तो बाई में 2 करेंगे, तो आर बाई रूट 2, आर बाई रूट 2, तो आर बाई रूट 2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर ओवर तो 2 हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, ओके, तो 4 रूट 2 इंटू के क्यू कैपिटल क्यू बाई आर का स्क्वायर, ऐसा होगा बस। और किधर के तरफ होगा, डाउनवर्ड, तो यहां लिख देना होगा किधर के तरफ, डाउनवर्ड, बस काम हमारा हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। ओके, तो आज का लेक्चर हमारा इतना ही रहेगा, फिर आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।